नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। हम बात आज करेंगे खोरी कॉलोनी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉलोनी को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन को एक निश्चित समय दिया है इस जगह को खाली करवाने के लिए। अरावली के जंगल का क्षेत्र है, इसीलिए इसे जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा और यहाँ पर फिर से जंगल आबाद होंगे। यहाँ रहने वाले लोग अब कहाँ जाएंगे, इसके बारे में किसी को कोई सुध नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो एक आवासीय परियोजना लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर इन लोगों के लिए पुनर्वास की जगह दी जाएगी। इनको फ्लैट्स दिए जाएंगे एक योजना के तहत। लेकिन वो फ्लैट्स कितने लोगों को मिलेंगे और उन लोगों को निश्चित और चिन्हित कैसे किया जाएगा कि यही इन्हीं लोगों को ये फ्लैट्स मिलने हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले 50,000 से ज़्यादा लोग, क्या सभी को जगह मिल जाएगी? और अगर नहीं मिल जाएगी तो बाकी लोग कहाँ चले जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो अब इस कॉलोनी को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की तस्वीर आज दिन भर यहाँ पर बनी रही, यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ और लोगों को वहाँ से हटाने के लिए बल का प्रयोग किया गया। पंचायतें हो रही थी, उस पंचायत के दौरान ही ये पूरी घटना सामने आई है। पूरी परिस्थितियां किस तरीके से बन गई और ये पूरे 3 दशक का समय कैसे यहाँ पर 50,000 लोग बसते चले गए, 10,000 लोग घर यहाँ पर कैसे बन गए, कौन इसके पीछे जिम्मेदार रहा और क्यों ऐसा होने दिया गया, उन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे बड़ा मुद्दा में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सीमा गिल हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर राकेश बीजेपी से हमारे साथ हैं, पांचजन्य बत्रा सिंह है हमारे साथ अधिवक्ता हैं, मुकेश राजपूत संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम मौजूदा परिस्थिति जानेंगे। आर.एन. मलिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। लेकिन इन सभी मेहमानों के पास जाने से पहले कुछ सवाल जो हैं उनका रुख करते हैं और वो सवाल किस तरीके से अपने आप में उठ जाते हैं, उसके जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो खोरी के लोगों के लिए आने वाले समय में अब प्लान क्या है और यहाँ के लोगों के दर्द में सियासत का मलहम क्यों लगाया जा रहा है? क्या राजनीतिकरण से ये मामला सुलझ जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ग्रामीणों को किससे आस है, कौन इनकी फरियाद सुनेगा? खोरी के लोगों के लिए आगामी प्लान क्या है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल इस पूरी जगह में एक चीज है, अगर इस जगह को आप समझें तो यहाँ पर अरावली के का जो तलहटी है, वहाँ के पहाड़ों को और चट्टानों को काटकर वहाँ पर पहले खनन होता था और एक समय के बाद वहाँ खनन पर रोक लगा दी गई। लेकिन खनन से जो जमीन प्लेन हो गई थी, उस जमीन पर लोगों का बसना शुरू हो गया। पहले खनन के दौरान ही यहाँ पर लोगों का बसना शुरू हो गया, खासतौर पर उन लोगों का जो यहाँ पर खनन के काम में ही मजदूरी का काम किया करते थे। वो यहाँ पर बसते चले गए, धीरे धीरे बसावट होती चली गई, 50,000 लोगों का आशियाना बन गया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। मुकेश हैं, पहले मुकेश का रुख करेंगे सीधे। खोरी कॉलोनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां के हालात क्या हैं उनके बारे में आज दिन भर वो पूरी नजर बनाए हुए। मुकेश, फिलहाल की स्थिति बताइए क्या है, फिर और आपसे जानकारी लेंगे। देखिए अरुण, बिल्कुल बता दें, आज जो है गुरनाम सिंह चड़ोनी जो किसान नेता है वो यहाँ पर आज महापंचायत में पहुंचने वाले थे और किसानों को पुनर्वास को लेकर के जो है यहाँ पर बातचीत होने वाली थी, पंचायत होने वाली थी। परंतु उससे पहले ही जो है खोरी गांव में जैसे ही सुबह लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, ऐसे मौके पर पुलिस पहुंचे। पुलिस ने लोगों को वहाँ छत्र वितर करने की कोशिश की, परंतु इस बीच जो है पथराव की स्थिति बन गई, पैदा हो गई और उसके बाद पुलिस को लोगों को छत्र वितर करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठी भांजनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं जब वहां पर गुरनाम सिंह चड़ोनी पहुंचे तो वहां पर जो है गांव के अंदर जो है गुरनाम सिंह चड़ोनी को नहीं पहुंचने दिया। पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। काफी देर तक जो है वहां पर बातचीत चली और उसके बाद आखिरकार जो फैसला हुआ ये कि गुरनाम सिंह चड़ोनी जो है रोड पर ही वहां पर बैठ गए और वहां पर ही 2-4-6 लोग बुला करके अंदर से उनसे वहां पर बातचीत की गई। और जो साफ तौर पर जो पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज वहां पर किया गया था, इसकी उन्होंने जो है वहां पर जो है बर्खास्त किया और साफ तौर पर उनसे कहा कि पुलिस को इस तरीके का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवहार पुलिस ने किया है वो कहीं ना कहीं बेहद ही गलत है, क्योंकि ये भी भारत के लोग हैं। और साथ ही साथ पुनर्वास को लेकर के उन्होंने कहा कि वो एक कमेटी गठित करेंगे और उसके बाद इस कमेटी में ग्रामीण भी शामिल होंगे, जो है उनमें से भी शामिल होंगे और एक कमेटी जो है जो सीधे सरकार से बात करेगी और पुनर्वास को लेकर के वहां पर मांग की जाएगी। फिलहाल जो है स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लगातार जो जिस तरीके से जो आवाज उठा रहे थे जो ग्रामीण थे, वो उनका साफ तौर पर कहना था कि बिजली पानी काट दी गई है, वो भी उन्हें मुकेश, एक चीज और बताइए मुकेश, एक चीज और बताइए आप, ये जो परिस्थितियां बनी आज लाठीचार्ज होने तक की, वो
उसके पीछे के कारण क्या है, मूल वजह क्या है? पहली तो हम ये समझ आती है कि लोग यहाँ से अब जाना नहीं चाहते हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं, लेकिन पुलिस को भी निर्देश है, प्रशासन को भी निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के इन एक जगह को खाली करवाने के लिए। क्या इस वजह से टकराव था या कोई और वजह आ गई? और क्योंकि हम देख रहे थे कुछ लोग यहाँ से जो है जाना शुरू भी हो गए थे, बहुत सारे लोग अभी भी जगह पर डटे हुए हैं और कहते हैं कि वो नहीं जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आज जो स्थिति पैदा हुई वो कहीं ना कहीं अरुण इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और लगातार धारा 144 जो है उस इलाके में लगी हुई है। बावजूद इसके इस बीच में कई बार जो है वहां पर जो है प्रदर्शन जैसी स्थिति वहां पर बन चुकी है। लगातार वहां पर नारेबाजी भी की जा रही थी। ऐसा ही स्थिति आज बनी जहां पर महापंचायत से पहले जैसे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए वहां पर, तो कहीं ना कहीं वहां पर नारेबाजी की गई। वहां पर जो है पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। तब ये स्थिति वहां पर पैदा हुई कि पुलिस को जो है पथराव की जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठी जो है यहाँ पर चार्ज करना पड़ा। और साफ तौर पर उस लाठी चार्ज में कई सारे जो है ग्रामीण वहां पर घायल हुए थे। इसके साथ साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और इस पूरे प्रकरण में लगभग एक दर्जन जो है जो ग्रामीण है उनको जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परंतु जब जो गुरनाम सिंह चढ़ौनी वहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से बातचीत की, तो प्रशासन से उन्होंने मांग की कि जो लोग अरेस्ट किए गए हैं, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको छोड़ा जाए और एक कमेटी बनेगी और कमेटी जो है सरकार से बात करेगी और अपील करेगी कि उन्हें जो है पुनर्वास के लिए जो है कोई जगह दी जाए जो कि लोग वहां पर रह सके। जी। और अब कुछ लोगों के लिए पुनर्वास की योजना भी इस पर बन रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें जानकारी दी गई। मुकेश, उसमें किस तरीके से वो योजना बनेगी, कौन से लोगों को उसका फायदा हो सकता है जो यहाँ पर रह रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ये सभी लोगों के लिए नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो नीति बना रहे हैं वो हरियाणा वासी जो जिस तरीके पर जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी मिली है कि जो खोरी गांव में जो हरियाणा के जो निवासी रह रहे हैं उनके लिए नीति बनाई जा रही है। उनके लिए फ्लैट में जो है रहने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। परंतु वहां पर जो है भिन्न भिन्न प्रांतों से जो लोग आए हुए हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे, वो इस बात को लेकर के बात दूसरी है। परंतु फिलहाल जो है इसको लेकर के अभी तक कोई नीति नहीं। परंतु जो गुरनाम सिंह चढ़ौनी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी लोग भारत के रहने वाले हैं, सभी एक समान है, कोई हरियाणा का नहीं, कोई उत्तर प्रदेश का नहीं, सबके लिए व्यवस्था बननी चाहिए। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस तरीके की जो है बात ना करे सरकार की जो है हरियाणा वासियों को जगह दी जाएगी या फिर उन वासियों को जगह दी जाएगी। सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सभी लोगों ने जो है अपनी खून पसीने की कमाई से यहाँ पर जगह खरीदी थी। अब उनकी जो जगह टूट रही तो उन्हें जगह जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और आप शुरुआत से ही पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अब जो परिस्थितियां बन गई हैं वो कहीं ना कहीं टकराव की, और इसी की आशंका पहले भी थी, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश इस जगह को खाली करवाने के लिए आते रहे हैं, लेकिन लोग यहां पर वो निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इस बार जो है प्रशासन भी काफ़ी सख्त है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी निर्देश सख्त हैं। तो परिस्थितियां आगे क्या बनेंगी इसी पर बात करेंगे। सीमा गिल हमारे साथ हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर राकेश बीजेपी से और पांचजन्य बत्रा हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सीमा गिल, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पूरे मसले को कैसे देखा जा रहा है, और अब जो सीएम की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि यहाँ 1400 लोगों के लिए कुछ इस तरीके का नंबर भी निकल करके आया है, केवल उन लोगों के लिए ही जो हरियाणा के हैं और उन्हें ही यहाँ पर पुनर्वास की योजना का लाभ मिलेगा, जो नंबर बहुत कम है, इसके बारे में भी और पूरे मामले को कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल अरुण, देखिए बहुत चिंता का विषय है ये लोग, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, करीब 50,000 के आसपास जो बता रहे हैं। 10,000 घर हैं तो एवरेज आप मान के चल रहे हैं कि 50-60,000 लोग तो ज़रूर होंगे जो पूरी सिचुएशन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बात यह है कि अब इसको किस तरीके से, अगर आप बात करें पूर्ण निवास की, तो उसका कैसे होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को कहाँ अकोमोडेट किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि सरकार ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो बहुत एक तो पहली बात है कि मुझे लगता है डिसीजन बहुत जल्दी लिया है, अच्छी बात है, लेकिन वो संख्या इतनी कम है कि 50-60,000 लोग अगर इफेक्ट हो रहे हैं उसमें तो 1400 नंबर बहुत कम हो जाते हैं। बाकी जो लोग हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है इस पर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर कोई क्योंकि देखिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी अवमानना नहीं कर सकते, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में कोई क्या ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है? डेफिनेटली इसमें राज्य की जो सरकार है और जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको इस पर बैठकर बात करनी चाहिए। ये वक्त बहुत बुरा है इस वक्त में, जब हम पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, करीब 1.5 साल से जिस तरीके से जो हालात हैं, और ख़ासकर हरियाणा में भी आपने देखा होगा जब पहले दौर का जो कोरोना था, उसके बाद जब माइग्रेशन था जो लेबर माइग्रेशन है वो वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किस तरीके से वापस पटरी पे लेके आया जाए अर्थव्यवस्था को, क्योंकि फरीदाबाद अपने आप में एक
ऐसा हब है जहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हो सकता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी हो जो लोग वहाँ पर काम करते होंगे आसपास की इंडस्ट्री में। इसको पूरे बड़े तौर पर देखने की ज़रूरत है और बहुत समझदारी के साथ एक एक कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति जिस तरीके से आज होने लगी है, मुझे चिंता यही हो रही है कि क्या ये मुद्दा पूरी की तरह से राजनीतिक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब अगर राजनीतिक हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली एक ग्रुप है जो इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा और दूसरा ग्रुप है जो उसको फ़ायदा उठाने नहीं देगा। इसके बीच में सब कुछ फंस के रह जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि सरकार को बड़ा दिल दिखा के आगे आके प्रॉपर तरीके से एक कमेटी गठित करनी चाहिए। जितने भी लोग हैं इनमें से कुछ लोगों को लेना चाहिए, कारण ढूंढने चाहिए। एक जो गलत प्रैक्टिस जो सब हमारे जो सोसाइटी में है सिस्टम के द्वारा, उस पर मुझे लगता है प्रहार करने की ज़रूरत है। वाकई अगर इस तरह की जो ठीक है। प्रॉब्लम्स है उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि दूरदर्शिता के साथ आपको इस पर काम करने की ठीक ज़रूरत है। है ताकि कुछ और लोग इस तरह से ना फंसे। डॉक्टर राकेश, जो परिस्थितियां बनी हैं इसमें अब सरकार कैसे आगे बढ़ रही है और किन चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है? खासतौर पर पुनर्वास योजना की जहां तक बात है, उसको कितने बड़े दायरे में रखा जाएगा? जी, अरुण जी, मेरा आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। जी नमस्कार देखिए, सर। ये बात तो स्पष्ट है कि पीएमपीए के अंतर्गत जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इससे एक स्पष्ट किया है कि कोरेगांव की जमीन जो आधिकारिक रूप से सरकारी जमीन और भू माफियाओं ने इसको छोटे-छोटे टुकड़े करके पावर ऑफ अटॉर्नी देके लोगों को बहका फुसला के उस टाइम पे इस जमीन को लोगों को दे दी। अब आप ये देखिए कि उस समय पे 1991 से कांग्रेस की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त इस पर अपना व्यू लिया है और नगर निगम को भी और हरियाणा सरकार को भी ये कहा है कि इसको खाली करेंगे। तो इसमें आप ये देखेंगे कि भाई जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हरियाणा के मनोहर लाल जी ने जो बहुत ही संवेदनशील सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, जो 1400 लोग परिवार हरियाणा के वोटर हैं, उनके लिए पुनर्वास योजना भी तैयार की है। उनको फ्लैट वो स्थान भी तय किया गया है और जल्द ही इस पर कुछ सारी कार्रवाई की जाएगी, उनको फ्लैट दिए जाएंगे। लेकिन जो मौकाप्रस्त लोग, गरीबों का शोषण करने वाले और जो ये पुरानी सरकार है जिनके टाइम में ये सब कब्जा लोगों से करवा दिया गया, हरियाणा के तो इसमें मात्र 1400 परिवार हैं, लेकिन बाकी और भी जगह पर जो भूमाफियाओं ने ये जमीन को बेचा, उनका भी कुछ इसका एक्शन उनके ऊपर भी उठना चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि आपने जो गलत काम किया था उसका खामियाजा आज ही गरीब लोग भुगत रहे हैं। तो इसमें देखना ये कि कोर्ट के आदेशों की पालना तो करनी ही है और सभी बीमारियों की जड़ उस टाइम की कांग्रेस की सरकार और उन्होंने उस टाइम पे रोकने का इसको कोई प्रयास नहीं किया। अब उस बीमारी का इलाज आप कैसे कर रहे हैं? बीमारी का इलाज आपने क्या ढूंढा? बीमारी का इलाज आपने क्या ढूंढा? जी, आप देखिए, हरियाणा की संवेदनशील सरकार है, उसने अपने नागरिकों के लिए सबके लिए पुनर्वास की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर नहीं, जो ठीक है, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के विभागों की तरफ से बिजली पानी इनको मिल रहा था, है ना? और अब जब इनको पुनर्वास की बात हो रही है तो फिर उसमें हरियाणा के लोग ही क्यों ढूंढ ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा के लोगों को देंगे? सभी लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई योजना नहीं बनाई जा सकती सरकार की तरफ से? देखिए, इतना बड़ा फैसला एकदम करना, लेकिन जितना भी संभव हो उसका इमीडिएट जो एक्शन है वो सरकार ने लिया है। नहीं, सरकार क्या ऐसा नहीं माना? देखिए, क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार केवल इस मामले को या इस आवाज को या जो शोर है या विरोध जो उठ रहा है लोगों का यहाँ से निकलने देने को लेकर, उसको दबाने के लिए ही केवल ये कह रही है कि सिर्फ इतने हरियाणा के लोगों को ही उसमें पुनर्वास करेंगे? लेकिन नंबर कितना बड़ा, आप ये भी तो देखिए ना। एक और इसमें मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि राकेश जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से नारा दिया गया है कि हर घर को हर सिर को छत देंगे हम। ये कमिटमेंट देश के प्रधानमंत्री का है। आप अगर घर जिनके पास ऑलरेडी हैं वो चाहे कैसे भी बने दूसरी बात है, लेकिन आप घर छीन लेंगे, उनको बेघर कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री का विजन है कि हर परिवार के ऊपर सर पे छत होनी चाहिए। बिल्कुल सीमा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपकी चिंता भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक आया है और उस फैसले के अंदर सुनवाई के दौरान जो पीठ पे जो अपना जस्टिस जो रहे हैं तो फैसले देने के लिए, उन्होंने तो बिल्कुल ये कहा है, क्योंकि इसके बाद भी ये फैसला आने के बाद भी अपील की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस पर भी बड़ी तलब टिप्पणी की है और ये कहा कि भूमि हथियाने वालों पर निष्पक्ष सुनवाई के लिए कानून का शासन का सहारा नहीं ले सकते।
तो इसमें कानून तोड़वाया किसने, गरीब लोगों को बहकाया किसने? वो सब काम जो जिन्होंने किया है उनको भी इस बात को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये ठीक कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सबको घर देने के लिए जो एक ड्राइव चलाया है, वो प्रयास हमारा निरंतर जारी है। लेकिन एकदम से 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इतना संभव ये नहीं हो पाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पे बहुत नहीं, मामला तो देखिए, मामला तो लंबा चल रहा है। 2016 में भी हाईकोर्ट की तरफ से इसमें निर्देश थे कि आप इसमें लोगों के पहले पुनर्वास का आप उसकी तैयारी करें, उसके बाद यहाँ पर खाली करवाएं। ये ठीक है कि ये ज़मीन इन लोगों की नहीं है और पर्यटन विभाग की और अरावली के जंगल की ज़मीन है, तो ऐसे में यहाँ पर लोग कैसे बस गए, पहली बात तो ये। और फिर जब ये कहा गया कि लोगों को यहाँ से हटाइए, तो ये भी तो कहा गया था ना कि पहले पुनर्वास की आप योजना लेकर के आइए, उसके बाद से कुछ नहीं सोच रहे थे। अभी आप एक समय ये क्यों कह रहे हैं कि इतने कम समय में हम कैसे करें? ये वन विभाग की जमीन है और आपने देखा है कि वन भी हमारे लिए कितना, पर्यावरण भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सर वो ठीक है, हम देखते हैं वो बीजेपी की सरकार वो किस तरीके से कर रही है वो हम देख। मध्य प्रदेश में जब बड़े बड़े जंगल काट दिए जाते हैं वो भी दिख रहा है, बात उसकी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जंगल कितना जरूरी है कितना नहीं, वो सब समझते हैं। लेकिन अभी ये है कि जो लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं, वो ठीक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब इसको मानना ही पड़ेगा। प्रशासन को भी, सरकार को भी जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। सर्वोच्च अदालत से आदेश है, लेकिन जो अदालत से, हाईकोर्ट से, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जब आदेश आया था 2016 में कि पहले पुनर्वास की आप योजना बनाइए, तो आप ये अब नहीं कह सकते कि अभी हमारे पास इतना कम समय है, हम इतने कम समय में इतने ज्यादा लोग। आप लोगों के पास योजना थी या नहीं थी, या फिर नियत इसके पीछे थी या नहीं थी, दोनों में से एक चीज हो सकती है सर। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये देखिए 2016 में जो फैसला आया था हाई कोर्ट से, उसके खिलाफ फरीदाबाद नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके ऊपर ही ये बाद में फैसला हुआ है, तो वो प्रोसेस में था। अच्छा, मतलब पहले आप यही सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ही कह दे कि कोई जरूरत नहीं है पुनर्वास की, आप इनको निकालो। नहीं, लेकिन ये अच्छा, आप नहीं मानते कि ये चीज, ये आप नहीं मानते कि जितने लोग अभी जो शिवाजी भी सवाल पूछ रहे थे कि हर सिर को छत होनी चाहिए, इससे उस सोच का, इसके सोच के पीछे जो नियत है, जो साफ नियत है कि हर किसी को घर, हर सिर को छत मिलना, उस कॉन्सेप्ट का, उस सोच का हनन, उसका जो आप कह सकते हैं कि एक उस सोच को मारा जा रहा है ऐसा करके, ऐसा करने देने होने को लेकर। देखिए अरुण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोई सरकार, जो पहली सरकारें थी जिन्होंने गलत रास्ता लोगों को दिखाया, उन लोगों ने उनको वहां पर झूठे और वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके वहां पर बसाया, उन लोगों ने जो काम किया उसके कारण वो गरीब लोग वहां पे फंसे। लेकिन बीच बीच में उन लोगों को भी सरकार ने भी कई बारी, चलिए ठीक है, की कोशिश की, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, आप एक बार नहीं अनेकों बार आप ऐसी भी कोई जानकारी दे सकते हैं कि 2014 के बाद से यहाँ कोई नहीं बसा है? 2014 के बाद से 2021 और खत्म होने को आया है, क्या इन 7 सालों में भी कोई नहीं बसा है? ऐसी कोई बात आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमने किसी को बसने नहीं दिया? देखिए, मैं एकाधी बात नहीं कहता, लेकिन 2010 के बाद भी कुछ एक जगह पे लोग बसे हैं, लेकिन इतने ज्यादा। ठीक है जितेंद्र चंदेलिया, आप कुछ जवाब दीजिए कि ये पूरा आपके ऊपर थोप रहे हैं कि कांग्रेस और पिछली सरकारें रही हैं, उनके सब उसमें राज में सब पनपता रहा। आप इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं पांजन्य जी से भी समझूंगा थोड़ा सा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा डबल इंजन की जो सरकार है और केंद्र में मोदी जी की, ठीक है बीजेपी सरकार है। राकेश जी, आपके पास मैं दोबारा आ जाऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए मेरे पास, मैं उनको भी आपसे पूछूंगा। अभी जितेंद्र जी जवाब बोल रहे हैं कुछ। जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलिए जितेंद्र जी। जी, मैं बताना चाह रहा था, जो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा जसपा की और केंद्र के अंदर मोदी जी की भाजपा की सरकार है, आपने देखा मध्य प्रदेश और बंगाल के अंदर जल जंगल जमीन को खत्म करने के लिए ये कैसी कैसी योजना लाते हैं। जब हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, फुल बेंच ने, खंडपीठ ने जब आदेश जारी किया कि इन लोगों को वहां से उजाड़ने से पहले इनको पूर्व स्थापित करने के लिए आप योजना बनाइए, लेकिन सरकार ने योजना तो 4 साल में बनाई नहीं। भाजपा जसपा की सरकार ने उल्टा सुप्रीम कोर्ट में ये उस केस को लेकर गए। हम मानते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय का पालन करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं, सबको संविधान और कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन मानवीय मूल्यों की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है, जिस पर सरकार कहीं भी दिखाई नहीं देती। इनके राज में किसान को मारा जाता है, मजदूर को मारा जाता है, लोगों को विस्थापित पूर्व
पुनर्वास की योजना कोई इनके पास नहीं होती, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम नहीं से नहीं, बताना वो चाहता ये हूं, कह रहे जैसी हैं तानाशाही- जितेंद्र चंदेलिया, वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे सब कुछ कंप्लीट करने पनपता रहा, आपकी सरकार के समय पनपता रहा, और आप इस बात से इनकार कर ही नहीं पाएंगे, आपके अधिकारी जो क्योंकि इनसे 15 थे, साल जब आप इनके रहे तो उन अधिकारी- 15 सालों में जो माहौल यहाँ पर बन गया है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ घर बनते चले गए, भूमाफिया यहाँ पर जमीन काट काट के किस्तों में लोगों को, गरीब लोगों को बेचते चले गए, ये सब जब हो रहा था तब आपने भी आंखें बंद करी हुई थी। अब आप इस सरकार को कैसे कह सकते हैं? और इस सरकार से पूछा जा रहा है तो कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई देखिए, पिछली कांग्रेस सरकारों ने कुछ, पार्टी- मतलब ये कांग्रेस सीधा एक पार्टी- दूसरे के ऊपर थोपने वाली बात है, इसमें कोई आम लोगों के कांग्रेस लिए पार्टी- कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कांग्रेस पार्टी देती। गरीब किसान मजदूर के हित में आवाज उठाती है। अच्छा, तो कांग्रेस किसान पार्टी के गरीब आवाज के मजदूर, अंदर- सर एक बार मेरी बात सुनिए, किसान गरीब मजदूर, जब उन लोगों के घर वहां पर बन रहे थे, ज्यादातर मजदूर हैं, आप भी जानते हैं, वहां पर वो लोग जो पहले खनन का काम करते थे, 2000 के बाद खनन का काम बंद हो गया, फिर उनको कहीं और मजदूरी मिलने लगी, कोई और किसी के घर में काम करने लगा, आसपास डेवलपमेंट हो रहा था तो वो वहां काम करने लग गए और वहीं पर बसते चले गए। उनको बसने कौन दे रहा था? नहीं, उनको बसने, अरे सर एक बार सुनिए, उनको बसने कौन दे रहा था? आप क्यों बसने दे रहे थे? यही तो सवाल उनका है। देखिए, जो भी सरकार में जो भी अधिकारी, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार रही है, मैं ये कहता हूं, स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी अधिकारी जिस सरकार में लिप्त रहे हैं, उन अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अरे सर, अच्छा अभी ना ये बात सही, ये बात सही नहीं है, ये आज राजनीति करने का समय नहीं है। बात राजनीति की नहीं है। आप सोचते, आप नहीं, आप सोचते, देखिए बात ऐसी है, जितेंद्र चंदेलिया, डॉक्टर राकेश, जितेंद्र चंदेलिया, डॉक्टर राकेश, मैं आप दोनों से ही एक सवाल ये है मोटे तौर पर, पहले डॉक्टर राकेश कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में सब पनपता चला गया और उन्होंने भूमाफियाओं ने इस तरीके से जमीन काट काट के वो बेच दी, और इससे पहले भी तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से जब भी इस मसले पर चर्चा हुई है यही कहा गया है। आप कह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो है लोगों को उनके सिर से छत हटाने का काम कर रही है और असंवेदनशील सरकार है, और फिर जब बात आती है तो कहते हैं कि अधिकारियों पर, अरे अधिकारी किसके निर्देश, नहीं अधिकारी किसके, अरे सर अधिकारी किसके, सवाल तो सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए कि अधिकारी किसके निर्देश पर काम कर रहे थे? जितेंद्र चंदेलिया वो अधिकारी, सर मैं आपको पूरा समय दूंगा, मैं आपको पूरा समय दे दूंगा, लेकिन बात आप पॉइंट पर रहिए ना, आप पॉइंट पे नहीं, पॉइंट पे आइए। मेरा एक सवाल है जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल है जितेंद्र जी, सवाल तो सुन लीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिए, आपके पास पूरा टाइम दिया जाएगा। मत जाइए, मैं जिस पॉइंट आप सवाल सुनिए प्लीज। आप ये बताइए कि सरकार के समय में जब ये सब कुछ पनप रहा था तो अधिकारी क्या आपकी सरकार को बताते नहीं थे, या तो आपकी सरकार को बताते नहीं थे, या फिर आपकी सरकार को बताते थे फिर सरकार ने आंखें मूंदी थी? दोनों में से एक परिस्थिति हो सकती है ना, और दोनों ही परिस्थितियों में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, जहां खामी है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, स्वीकार करना चाहिए। जिस भी सरकार में ये इस तरीके की घटना घटी है और जल जंगल जमीन को खराब करने के लिए आज जो स्थिति है पैदा हो चुकी है, गरीब लोगों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार चाहे कांग्रेस के समय में जो लोग रहे, चाहे विधायक है कांग्रेस के, चाहे मंत्री हैं, चाहे भाजपा के मंत्री हैं, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जो भी जिस भी स्तर के लोग हैं, जिस भी पार्टी में, आज गरीबों के आशय नहीं उजड़ रहे। मैं राजनीति से ऊपर हट के बात करता हूँ। ये अच्छी बात, ये अच्छी बात, नहीं ये ठीक बात है, वो सही कह रहे हैं। तानाशाही सरकार की कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी, हम गरीब मजदूर के साथ हैं। आज जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज इन्होंने किया है और तानाशाही का जो उनका आलम है, इन्होंने पुनर्वास के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना भाजपा के पास नहीं, भाजपा के पास नहीं है, प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं ये बात पास नहीं है। मुझे देखिए ये बात सही लगी, ये जितेंद्र जी आपकी बात सही लगी, आपने जो बात कही ये बिल्कुल सही बात है कि आज इस मसले पर इसी सोच के साथ, मैं दरअसल क्या यही जानना चाह रहा था कि क्या ये सोच आज के समय बनती है क्या तमाम राजनीतिक दलों की कि जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है? हमें इस बात को भूल करके केवल आज ये सोचना है कि वो लोग जिनके घर जो है टूट रहे हैं, जिनके सिर से छत हट रही है, उनके लिए क्या किया जाता है, क्या सोचा जाता है? ये आपकी बात सही है। देखिए ये बात अगर इसी तरीके से आपने जो बात की जितेंद्र जी, इसी तरीके से अगर आपकी पार्टी और तमाम राजनीतिक दल सोचेंगे तो हमें ये लगता है कि हो सकता है इसका समाधान बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाए। हम भी चाहते हैं सरकार समाधान करे,
सरकार समाधान करे, ये मानवीय मुसीबतें मूल्यों की खड़ी रक्षा करते करे। हैं और तानाशाही से आने वाली समाधान नहीं सरकार होते। से, भाजपा मुझे सरकार इस से विषय हर पर एक एक चीज का शायर की समाधान पंक्ति भी याद आती है में कि चाहते नया हैं। निजाम, इसी प्रकार नया से इन्होंने और निजाम, मामलों में नई भी बंदिशें, और मामलों में ऐलान भी नया। इसी प्रकार हम से फकत दूसरों लश्करे देशों शाही के से माफिक बंदूक सोचे, चलाने का और काम किया साहिब है। वक्त ने भारतीय जनता ये पार्टी हुक्म ने किया है जारी इनके साथ कि इनके अपनी किए नस्लों हुए से सारे कहो। काम अच्छा देखिए मेरे मुताबिक राकेश जी, अब जितेंद्र जी ने बड़ा दिल दिखाया है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है, राजनीति से ऊपर उठे हैं। अब मैं भी चाहता हूं कि कम से कम इस चर्चा में आगे ये चर्चा जितने, हाँ, जितनी भी चर्चा आगे है उसमें आप भी बड़ा दिल रख करके और राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें और तरीका कुछ निकल के आए उस पर बात करें, शायद चर्चा से कुछ बात बन जाए। आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आरएन मलिक और पांचजन्य बत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आरएन मलिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आरएन मलिक, पहले आप हमें समझाएं कि क्या वाकई ये पूरा का पूरा मसला अब राजनीति में ही सिमटकर या उलझकर तो नहीं रह जाएगा, और अगर नहीं तो आगे किस तरीके से उन लोगों के आशियाने को बचाया जा सकता है? उस जगह पर नहीं तो कम से कम किसी और जगह पर उन्हें आशियाना दिया जा सकता है, ताकि किसी के सिर से जो अपनी जिंदगी भर की कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 5 लाख किसी ने जोड़े हैं किश्तों में कर करके अपना घर बनाया था। देखिए मैं इस चीज को बोला पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखता हूँ, तुम्हें पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ये समर्थित जो पॉलिटिकल अधिकारी पार्टी हैं जिनको ठीक है संरक्षण जितेंद्र जी, प्राप्त है सरकार का, चलिए आरएन मलिक सर की आवाज सुनेंगे, आरएन मलिक को सुनेंगे सर। अब देखिए पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट को ये साथ की साथ डायरेक्शन देनी चाहिए थी सरकार को, जो जिस वक्त जो भी सरकार प्लीड केस कर रही थी कि आप विद इन 6 मंथ या 3 मंथ वो जो भूमाफिया थी और ऑफिसर की कुताही से ये सारा सब काम गया, पहले उनको सीधे करो। अब भी बीजेपी सरकार का ये फर्ज पड़ता है, अभी उनका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। जो उस वक्त के तहसीलदार थे जिन्होंने रजिस्ट्री करी, जो फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस के डिपार्टमेंट के आदमी थे और जो दूसरे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के आदमी थे, उनका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। हाँ। तो इसलिए अब भी सरकार का पहला काम ये होना चाहिए कि साथ ही साथ उन आदमियों को पकड़े जिन्होंने ये सारा पंगा करवाया। जब तक ये नहीं होगा तो आगे के लिए ऑफिसर्स नहीं डरेंगे। दूसरी बात, हाँ। अब ये कोई छोटी समस्या नहीं, ये कहना बड़ा आसान है कि जी करो। 10,000 आदमी है, वो सब माइग्रेंट वर्कर बहुत गरीब है बेचारे, कोई काम वाली काम करते, कोई किसी घर में कोई मजदूरी करता है, कोई पकड़ाता है, कोई कुछ जी। तो जिनको जाना जा रहा है भाजपा जसपा की सरकार में हरियाणा के अंदर। प्लीज आवाज नहीं आती। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक फर्ज बनता है ये देखना कि भाई हमने, हेलो, हाँ जी सर, हम सुन रहे हैं, आप बोलते रहे। हाँ, ये आवाज सर आप रेजोनेट कर रही है, आवाज रेजोनेट कर रही है। चलिए, मेरी टीम से गुजारिश है कि इस तकनीकी समस्या को जल्द सुधारें, फिर हम आरएन मलिक सर के पास आएंगे। पांचजन्य जी, तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से इस पूरे मसले को हम कैसे पांचजन्य जी समझें? देखिए सुप्रीम कोर्ट का, चलिए शायद आवाज आ गई, पहले एक बात, हाँ बात पूरी कीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता था ये सोचना कि अभी हम ऑर्डर तो पास कर रहे हैं, ये देखना चाहिए था, या जो वकील थे उन्होंने सवाल उठाना चाहिए था, देखिए जनाब आपने ऑर्डर तो दे दिया, ये 10,000 आदमी कहाँ जाएंगे, इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स, अब बेसिक ह्यूमन राइट्स कमीशन है भारत का, अब उनका फर्ज आगे आना, वो लड़के सुप्रीम कोर्ट में गए जी एकदम से आदमी कहाँ जाएंगे। अब 10,000 आदमी है, कम से कम उनको 2,000 घर चाहिए। 10,000 नहीं सर, 50,000 लोग सर, 10,000 घर है। 2,000 घर बनाना सरकार के लिए कहना आसान है कि जी बीजेपी ये करे, उसने क्यों नहीं किया। 2,000 मान लो आप मुख्यमंत्री हो रही, आप क्या करोगे? 2,000 घर बनाना कोई छोटा मोटा काम है? पहले जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, सरकार फ्लैट बनाने पड़ेंगे, मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाए, फिर वो जो करोड़ रुपया लगे, वो इन गरीब आदमी पास तो कोई पैसा है नहीं। तो ये सरकार को चाहिए कि दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल करे ढंग से, कि साहब ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट आता है आपका फैसला। अब देखिए वो ठीक किया भैया, रावली उन्होंने नहीं बनाना तो बना दिया, अब आप इनके मकानों को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद क्या होगा, ये खंडर पड़े रहेंगे 20 साल 25 साल, कौन सा यहाँ दोबारा फॉरेस्ट तो नहीं पड़ेगा इसकी जगह। आपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए सारा काम किया सुप्रीम कोर्ट में, देखिए जो फॉरेस्ट की जमीन थी आपने फॉरेस्ट की बजाय ऐसी कर दी, इससे एनवायरमेंट खराब हो गया। अब आप इनको तोड़ के दोबारा फॉरेस्ट को नहीं उगाने वाले, ये खंडर पड़े रहेंगे 20 साल 25 साल, किसने पूछना है। इसलिए इसका एक ही रास्ता है, या तो ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो इंडिया का है, वो इस तरह की समस्या है, उसके ह्यूमन राइट्स कमीशन आगे आता है, उनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाए कि साहब देखिए ये डायरेक्शन आप दे कि इनके मकान बनाएगा कौन, इतनी गरीब आदमी है, माइग्रेंट वर्कर है सारे, कोई किसी स्टेट से, कोई उत्तर कहीं से आया, कोई कहीं से आया, इनकी क्या गलती? जो असली चोर थे जिन्होंने इनको इस हालत में रखा है उनका दाता पता ही नहीं,
अब ये कहना कि बीजेपी सरकार ये करे या कांग्रेस ये नहीं करे, कहना अब 10,000 आदमी 10,000 घर है सर, 10,000 घर है और मोटे तौर पर औसतन माना जाए तो 5 लोगों का एक परिवार है, तो 50,000 से ज्यादा लोग माना जा रहा है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इसके लिए इसको तो सुप्रीम कोर्ट मलिक सर ले जाना पड़ेगा। हाँ मलिक सर, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके बारे में पांचजन्य जी शायद और हमें बेहतर तरीके से कानूनी नजर से समझा सकें इस पूरे इश्यू में कहां कौन सी चीजें अब जो है वो बड़ी परेशानी बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसे मानना ही पड़ेगा, प्रशासन के लिए उसकी जिम्मेदारी है और यहाँ जगह को खाली सुप्रीम कोर्ट हाँ पांच आपने एक एंगल ठीक तो है देख लिया फॉरेस्ट का, जो हाँ। ह्यूमन एंगल है वो तो सुप्रीम कोर्ट हाँ यही मैं कह रहा हूँ। पांचजन्य जी आप हमें ये बताइए कि क्या ये ह्यूमन राइट एंगल जो आप वो बता रहे हैं मलिक सर, उसको कैसे बताएं? ठीक है सर, मलिक सर मैं एक बार दोबारा आ रहा हूँ। मलिक सर मैं आपके पास मलिक सर मैं आ रहा हूँ। पांचजन्य जी बोल रहे हैं। पांचजन्य जी इस पे एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अभी जो लीगल कार्रवाई है, कुछ भी जब आप डालते हैं हाँ कार्रवाई, तो उसमें समय लगता है। ना करते भी हफ्ता 2 हफ्ता हो सकता है, अधिक समय भी लग जाए। तो उस दौरान क्या प्रोविजन है जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो सकता है उस वक्त, इनको इमीडिएटली कोई शेल्टर्स या फिर किसी तरह के कैंप सेटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वेदर भी बिल्कुल एडवर्स है, गर्मी का मौसम चल रहा है और बरसात किसी भी दिन चालू हो सकती है, 3-4 हाँ। जुलाई के करीब प्रेडिक्टेड है। हाँ। तो कहने का मतलब है साथ में पेंडेमिक ने और कॉम्प्लिकेट किया हुआ है सर्कमस्टेंसेस को। जी तो इस वक्त जो है इमीडिएट तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। इसमें ये जरूर कर सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यदि डोमिसाइल से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं जी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसका कोई हल ढूंढे कि जो माइग्रेट लेबर बाहर से आई है उनको ठहराने रखने की क्या व्यवस्था है जब तक कुछ रिहेबिलिटेशन का पक्का हाँ। इंतजाम नहीं हो जाता। मीनवाइल में भी कोई याचिका डाली जा सकती है, जैसा इन्होंने कहा कि इनके ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि जो पिसने वाला वर्ग है इसमें, ये हाँ। यकीनन सबसे नीचे वाला वर्ग है जिसने सफर किया, जिसके हाथ में कागज दिए गए और मे बी दे नेवर हैड एनी चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई चेक करने वाला नहीं था कि जिस जगह पर इन्हें कागज दिए जा रहे हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउड है भी कि नहीं है। तो सेंट्रलाइज्ड विंडो सिस्टम होना चाहिए। 2 पंक्तियां लगी थी, एक रजिस्टर करवाने के लिए, उस पंक्ति में इन्होंने बढ़कर अपना घर रजिस्टर करवा लिया। वो नकली थी, फर्जी थी, वो तो बाद में पता चलेगा। दूसरी पंक्ति थी, जैसा आप लोगों ने पहले कहा, आधार कार्ड या राशन कार्ड या किसी और तरह के वैलिडिटी डॉक्यूमेंट्स जो आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ होते हैं। हाँ। तो वो डॉक्यूमेंट भी दूसरे एंड पर जारी किए गए। तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड्स कैसे हो गए? इसका एक ही सोल्यूशन है। देखिए, जो हम सब में से एक वक्ता ने यही बात कही, सम हेड्स मस्ट रोल। जब तक आप आइडेंटिफाई कर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसमें आप इन्वेस्टिगेशन नहीं चालू करेंगे, तब तक इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होने वाला नहीं है। लिटिगेशन कॉस्टली भी है और लंबा भी है। हाँ। अभी दिन बिताना, आप देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर में उस पहाड़ में बंजर वो जमीन है, वहाँ जहाँ बच्चे भी हैं, शायद एजेड लोग भी होंगे, कोविड का वैसे ही खतरा है, वैक्सीनेशन लेवल्स क्या है क्या नहीं है, ये एक दूसरी समस्या है। इस वक्त अर्जेंट रिलीफ इज रिक्वायर्ड फॉर देम। इसमें कोई दो अच्छा, इसमें जैसे अभी आर्यन मलिक सर कह रहे थे कि ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से या कोई और ह्यूमन राइट से जुड़े हुए लोग जो हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से आगे बढ़ के कर सकते हैं, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट की और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है तो नेचुरली सारे कोर्ट्स उसके सबऑर्डिनेट हैं। बिल्कुल। तो इमीडिएटली कोई भी कोर्ट देखने से पहले पूरी सिचुएशन को एग्जामिन करेगा। हाँ। और ऐसा नहीं है कि ये जितनी 10,000 परिवार है इन्हें मौका नहीं दिया गया था। इनमें से हाँ। कई ऐसे भी हैं जो 2010 के बाद या फिर जानने के बाद ये फॉरेस्ट की जमीन है, फिर भी वहां पर घर बनाकर खरीद कर रहते रहे और अब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने पर ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। हाँ। जो भी है, ये जो है सेगमेंट वो है जिसको केयर की रिक्वायरमेंट भी है। और दूसरा जो इनके लिए प्रबंध करना पड़ेगा, अगर हम इन्हें कहीं रिलोकेट करने की भी सोचते हैं, हाँ। तो इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है? अच्छा, एक चीज और है पांचजन्य जी, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है, जैसा आपने कहा कि ठीक है इस तरीके की एक पिटीशन डाली जा सकती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरीके का कदम उठाया जा सकता है क्या? और दूसरी बात, गवर्नमेंट को कोर्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सेंटर के साथ मिलकर आप जगह आइडेंटिफाई करिए जहां इंटरिम मेजर के तौर पर इन्हें रखा जाए, इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। नहीं, ऐसी कोई चीज जैसा अभी आर्यन मलिक भी कह रहे थे कि भाई क्योंकि यहाँ जो जगह है उसको तोड़ दिया जाएगा, खंडर बने रहेंगे 15-20 साल तक, तो है ही, ऐसी बात ऑक्यूपेशन है। हाँ,
राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइवलीहुड है, वो राइट्स तो है ही। आप जहाँ जी रहे हैं अगर वो जीने लायक जगह नहीं है तो आपका राइट टू लाइफ का हनन हो बिल्कुल। रहा है, उसमें हो सकता है आपकी गलती ना हो। और दूसरा, आप यहाँ पे अगर आसपास के घरों में एज हाउसमेट्स या हेल्पर्स के तौर पर एम्प्लॉयड हैं, हाँ। तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपके खाने पीने का क्या है व्यवस्था, लाइवलीहुड का भी इसमें प्रश्न उठता है। तो इसमें अच्छा मैं एक चीज मैम एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था। बनाना चाहिए कि आइंदा ऐसा ना हो। हाँ, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार अब ये कहती है कि जो हरियाणा के ही यहाँ के लोग हैं केवल हम उनके लिए पुनर्वास की योजना करेंगे। क्या इस तरीके से टेक्निकली और कानूनी क्या ऐसा ही इसकी लिमिट है। हाँ। इसकी लिमिट है जी। डोमिसाइल ठीक है, वो स्टेट का राइट है कि आप डोमिसाइल के जो आपके लोग हैं उनके लिए आप पहले प्रायोरिटी पे प्रबंध करना चाहते हैं अपनी व्यवस्था को देखते हुए, बट सर्टेनली स्टेट एंड सेंटर कैनॉट वॉश ऑफ देयर हैंड। वो ये नहीं कह सकते अब हमें नहीं पता बाकी कहाँ जाएंगे। हाँ। क्योंकि जिस वक्त वो काम कर रहे थे तब तो वो आपके इस्तेमाल के लोग थे, तब वो आपके काम आ रहे थे। हाँ। आपको सेवा प्रदान कर रहे थे तो आपने उन्हें रहने दिया, उन्हें आधार दिए, उन्हें रहने की जगह दी, पंजीकृत करवाया, जो भी वोटर करवाया। ID कार्ड भी तो दिए। जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, उससे गवर्नमेंट मुंह नहीं मोड़ सकती है कह के कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट की नहीं है तो फिर किसकी है? हाँ। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी, अब वो स्टेट को लेनी है, किस प्रोपोर्शन में सेंटर के साथ शेयरिंग में लेनी है ये आइडेंटिफाई। उसका एक तरीका और है कि ज्यादातर माइग्रेंट लेबर कहाँ से आई है, उस स्टेट को भी बीच में इन्वॉल्व किया जाए, ये भी एक मेथड है। हाँ, ये बहुत सही बात है। सीमा जी, एक चीज अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे डिस्कशन से जो चीज निकल करके आ रही है वो आर्यन मलिक सर जो कह रहे थे, पांजन्य जी जो कह रही हैं, और इसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसमें जितेंद्र चंदेलिया ने बहुत अच्छी बात कही है कि पॉलिटिकल ग्राउंड से ऊपर उठ करके बात ये होनी चाहिए कि इन लोगों के सिर से छत ना हटे। अल्टीमेटली जो हर कोई इस पैनल में बैठे हुए हर कोई शख्स जो ये कह रहा है और चाह भी रहा है, मुझे लगता है कि इस बात से कोई शायद सरकार भी नहीं चाहती कि इन लोगों के सिर से छत हटे, और हटे तो इन्हें जरूर कहीं। लेकिन क्या ये हट रही है, हाँ, तोड़ रहे हैं वो वही यही बात है सर, और इसी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें और आ जाती है। सीमा जी, मुझे ये बताइए कि जब सरकार, सर मैं आ रहा हूँ, देखिए जब सरकार यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ मुहैया करवा रही थी, निगम से इनको बिजली पानी, बिजली के बिल यहाँ इनको मिल रहे थे, मीटर ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगे हुए थे, पानी यहाँ पर इन लोगों को मिल रहा था, इसके अलावा वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर उनके बन रहे थे, उनसे वोट लिए जा रहे थे वोट के समय पे, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो एक अच्छा खासा नंबर उनमें निश्चित तौर पर वोटर्स का भी था। तो उन सब चीज़ों के दौरान और उन परिस्थितियों में कभी भी किसी ने इनको दुख देने की कोशिश नहीं करी होगी, सब चल रहा था। अब एकदम से हर कोई अपने हाथ उठा रहा है कि भाई हम क्या करें, हम तो केवल हमारे डोमिसाइल के लोग हैं, उनको तो हम दे देंगे जगह, बाकियों की हमारी कोई। क्या ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों को ख़त्म करने की तरफ तो नहीं है, या उसको चोट पहुंचा रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्या इसमें? बिल्कुल अरुण, देखिए मैं जो बार बार कह रही थी वही सब बातें कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए रिसोर्सेज ज़्यादा ज़रूरी है या ह्यूमन। ये सारे रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, जो ये किसके लिए, इंसान के लिए। अगर आपके स्टेट का व्यक्ति, आपके स्टेट का सिटीजन, अगर आपके देश का नागरिक, अगर उसको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार ही ख़त्म हो रहा है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें, वो एनवायरनमेंट किसके लिए होगा? फिर पैसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर पैसे वाले सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ जिएंगे। गरीब आदमी की अगर सर से छत भी छीन लोगे तो उस एनवायरनमेंट का वो करेगा क्या? उसके पेट में खाना नहीं होगा, छत पर, सर पर छत नहीं होगी, हेल्थ उस की जो गारंटी है सरकार की तरफ से वो उसको नहीं देगी, तो फिर वो किस लिए कहे कि मैं देश का नागरिक हूँ? आप कहते हैं कि आपको भारतीय होने पर गर्व हो, तो गर्व किस बात पे करेगा वो? उसकी आने वाली जनरेशन किस बात पे गर्व करेगी? ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। ये दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो करीब 1632 कॉलोनीज ऐसी हैं जो अनऑथराइज हैं, और पिछले 2006-07 से मैं इन कॉलोनीज को सुपरवाइज ऑब्जर्व कर रही हूँ। लगातार सरकारें बदलती जाती है, हर सरकार के पार्टी के लोग आते हैं, इस पर राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको रेगुलाइज करा देंगे, और फिर उसके बाद सरकार आती है, 5 साल चलती है, फिर चली जाती है, नई सरकार आती है। लगातार इतने सालों से सरकारें बदलती गई, लेकिन उन 1632 कॉलोनीज में आज तक भी फुल रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं शुरू हुई है उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। तो आप भूल जाइए कि वो जो लोग हैं, जहाँ पर जो आप जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर जो 10,000 घर है वो बिल्कुल लोअर तबके के लोग हैं। यहाँ पर दिल्ली में उस तरह के घर हैं जहां पर सैनिक फार्म हाउस जैसे हैं, जहां पर करोड़पति लोग रहते हैं, 20-20, 25-25 करोड़ के घर में लोग रह रहे हैं। ये सिस्टम इतना निकम्मा और नकारा है कि इनको समझ नहीं आती है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है, एक तो पॉलिटिकली लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो फीलिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो लीडरशिप होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं दिन पर दिन
कम होती जा रही है। और दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी निकम्मी हो रही है, आई एम सॉरी, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारी संख्या ऐसी है ब्यूरोक्रेसी में जो सिर्फ पेपर वर्क करना चाहते हैं, जो सिर्फ फाइल पर अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो जो अल्टीमेटली हम जिसके लिए करना चाह रहे हैं ये काम, क्या उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये उसी के नतीजे हैं कि आप 10-10 हज़ार घरों की कॉलोनियां डेवलप कर लेते हैं और आपके सिस्टम में आपको कहीं पता नहीं होता, जबकि पता होना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट डीसी जो होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, क्या डीसी को नहीं पता होता कि उसके एरिया में क्या हो रहा है? वहाँ पर जो PWD के जो इंजीनियर्स होते हैं, क्या उनको नहीं पता होता कि उनके एरिया में कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? आपके जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं, क्या उनको नहीं पता होना चाहिए कि उनके फॉरेस्ट एरिया में कौन क्या कर रहा है? ये सब मिली भगत के साथ में, क्योंकि सबके इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। जो लोग कॉलोनियां काटते हैं वो इन सबको खुश करते हुए सारी चीजें करते हैं और ये सब हो जाता है। ऐसी में कितने लोगों को बता देंगे कि ये लोग बोल रहे हैं कि लोगों को, जैसे पंच जन्य जी बोल रहे हैं कि उनको तो पता भी नहीं होगा डॉक्यूमेंट में। दिल्ली में ऐसे लोगों को बता सकती है जो अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं होते आपके पास। जो रेगुलाइज प्रोसेस से जो गुजरती हुई कॉलोनीज है उनके रेट इतने हाई होते हैं कि उनके अब अफोर्डेबल होम के नाम पर आप लोगों ने किया क्या? पूरा सिस्टम इतना एंटी गरीब है। मैं दावे के साथ ये बात कह रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। पूरे का पूरा सिस्टम इतना एंटी गरीब है कि गरीब को मजबूरी में गलत रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं। क्या आज हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन है कि आप अपना एक कमरे का घर लेना चाहते हैं, आप अफोर्डेबल आपको मिल सके? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। गरीब बैंक में जाके लोन नहीं ले सकता 5 लाख रुपए का, लेकिन आप देखिए, अगर आप फर्जी हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, आपको 50 लाख 2 करोड़ का आप लोन ले लीजिए। तो ये सारे सिस्टम है, ये बहुत बड़े, और यही मुझे लगता है इन्हीं लूप होल्स का कहीं ना कहीं फायदा उठाएगा। जी पांजलि जी, आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं इसमें 2 टिप्पणियां करना चाहूंगी। जी, बाय एंड लार्ज मिस गिल से सहमत होते हुए इसमें 2 पॉइंट्स हैं जिन पे मेरा ओपिनियन कुछ अलग है। हाँ। बताइए पहला, प्लीज। पर्यावरण। देखिए, हम उस डाल को नहीं काट सकते जिस पर बैठे हुए हैं। इस एरिया में बड़कल और सूरजकुंड लेक्स है, वो सूख चुके हैं, यहाँ पर पानी नहीं है और ये सब घर भी टैंकर्स के द्वारा अपना पानी मंगवा रहे हैं। नीचे बोरिंग अलाउड नहीं है। जितनी होती है, जो पानी का हाल है वो यहाँ रहने वालों को बखूबी पता है। और जब पानी खत्म हो जाएगा और वेजिटेशन खत्म हो जाएगी तो हवा पानी के बिना क्या सस्टेनेबिलिटी रह जाएगी? यानी कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो भी इसमें ओवरलुक हो गया। जब इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, नेचुरल है कि वो ओवरलुक हो गया। अब दूसरी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग की। इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जहां अफोर्डेबल हाउसेज उपलब्ध कराई गई, वहां पर इस वर्ग में ऐसा भी देखा गया है कि अफोर्डेबल हाउसेज की फैसिलिटी भी ले ली और वो घर अपने नाम करवा लिया, उसको फिर किराए पे चढ़ाया और फिर से आके स्क्वाटिंग यानी एनक्रोचमेंट की जो आदत है, वो आदतन भी हमें जो पंचजन्य जी बहुत दोनों मुद्दे आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाए, मुझे लगता है इस पर डिस्कस करने की जरूरत है। ये जब बात करती हूँ कि अगर आप जिम्मेदारी के साथ अपनी पोजीशन को एंजॉय नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स होगी। अगर आपके एरिया में कोई भी व्यक्ति, आप अगर सरकार की तरफ से कोई अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई जा रही है और वो उसका मिसयूज कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन करना किसकी जिम्मेदारी है? ये भी तो सिस्टम में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है ना आपके। तो ये आपके यहाँ पे जो अरावली में, क्योंकि मेरा होम टाउन रहा फरीदाबाद, मुझे पता है अच्छे से कि कितनी इलीगल माइनिंग हुई है। रातों ट्रक चलते थे, आज भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, बिना नंबर के ट्रकों के साथ माइनिंग होती थी पूरा। ये सिर्फ और सिर्फ ये 10,000 घर बनने की वजह से एनवायरमेंट खराब नहीं हुआ। ये एनवायरमेंट इसलिए खराब हुआ है कि हमारे जो लोग हैं, जो पावर में बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पैसा बनाने में लग जाते हैं। ये सब लोगों की कलेक्टिव एफर्ट जिम्मेदारी है कि हम एनवायरनमेंट को करें। आपको और मुझे सबको पता है कि अरावली हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी आप जाके वहां पे देखिए माइनिंग जिस तरीके से हुई है, आप जाके हैरान हो जाएंगे देखे कि अरावली की जो हालत की हुई है, ये गरीब लोगों ने नहीं किया। लेपर्ड्स हैं या और जो है वन्य प्राणी आ गए हैं, तो उसका क्रेडिट भी सुप्रीम कोर्ट जैसी अथॉरिटीज को जाता है। पर यहाँ मैं आपसे अग्री करती हूँ कि मॉनिटरी मैकेनिज्म जो है सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा ना करना है। बिल्कुल, वो तो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ना, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। आर्यन मलिक, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आर्यन मलिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2-3 बातें कहना चाहते जी। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन एक रिट डाले सुप्रीम कोर्ट में। देखिए साहब, आपके इस ऑर्डर से ह्यूमन के जो दूसरे राइट्स है वो इनफ्रिंज हो रहे, ऐसे हो रहे। और उसमें जो बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट, उसको भी आना चाहिए। ये डायरेक्शन दी जाए कि सरकार एक प्लान दे के कितने साल में इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, तब तक इनको ना छेड़ा जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात देखिए, एक आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था
कि भाई कोई किसी को दलित कह देगा तो उसको एकदम अरेस्ट नहीं करना, आप इंक्वायरी करेंगे। बिल्कुल। उस फैसले से सारे दलित सड़क पे आ गए, बसों में पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगाई थी, सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके सपोर्टर बढ़ गए थे। राहुल गांधी ने यह कहा था, आई सैल्यूट दी दलित, लेकिन उन्होंने आग जलाई, बसें जलाई थी। विद इन 2 मंथ सारी पार्लियामेंट ने, ऑल द पार्टी यूनानिमसली एक ऐसा अमेंडमेंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट खड़ा का खड़ा देखता रह गया। तो अब अगर भारत सरकार चाहे तो कोई न कोई हल निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देखिए साहब, ये आदमी सड़क पर गिर जाए, इनके बच्चे की ह्यूमन ट्रेजेडी होगी, इतना बुरा हाल होगा, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें 1-2 साल दे दो और ये हमारी प्लान है, हम इनको रिहेबिलिटेट कर देंगे। ये भी आके क्या आपकी तरह इंसान है, एक तो ये करे। एक तो बीजेपी के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो भाई साहब, आप साथ ही साथ जिन आदमियों की मिली भगत सब कुछ है, उनको तुरंत अरेस्ट करवाइए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो गुड़गांव के एमएलए थे ना बीजेपी के, इन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनियां काट दी, साथ ही साथ वो सीएम साहब के खिलाफ बोले, मैं आ रहा हूँ उनको डॉक्टर टिकट साहब, नहीं मिली, डॉक्टर राकेश आ पहले रहा तो हूँ। कुछ नहीं कहा, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अगर वो सीएम साहब के उल्टा ना चलते तो कॉलोनी काटते रहते, किसी ने कुछ नहीं कहना था। तो अब तो यही है, सुप्रीम कोर्ट में ठीक है, ह्यूमन ये राइट्स कमीशन आए या सरकार भी, सब मिलकर, हरियाणा सरकार, भारत सरकार, सब मिलके काम करें। सुप्रीम कोर्ट, ये सब के सब कहे सुप्रीम कोर्ट, देखिए साहब, ये 10,000 आदमी के बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे, इनको ऐसे मत मारो। अब सेंट्रल विस्टा इससे भी ज्यादा ग्रीन एरिया में पड़ रहा है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ये महत्वपूर्ण बात कही आपने ये मलिक साहब। इम्पोर्टेंट है मलिक सर। 10,000 आदमी को रिहेबिलिटेट करने के लिए टाइम लगेगा, पैसा भी चाहिए, हाँ, वो पैसा सरकार हाँ। हरियाणा दे, कौन दे, उन गरीबों के पास तो ठीक है, पैसा नहीं, दूसरे मकान डॉक्टर देंगे। राकेश आप देखिए, बोले। मैं पांजन्य जी की बात से, सीमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सिंपैथेटिकली इनका सारे का कंसिडरेशन रहना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी देखिएगा, जो लोग अभी भी हमारे, जो मलिक साहब ने भी बात कही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार की, इस भू माफियाओं की, जिन्होंने ये कार्रवाई शुरू की, उन लोगों पर फिर भी कोई प्रश्न उठाने की बात नहीं हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है, अपने गरीब लोगों को बचाने के लिए है, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया है। मेरा एक और भी बात कहना है, पांचजन्य ये कह रहे हैं कि एकदम से ये व्यवस्था सरकार के लिए भी बड़ी दिक्कत का काम रह सकती है, तो इसमें कोई अल्टरनेट शेल्टर का कुछ एक प्रावधान बेशक जो है ना, ये एक अच्छा उपाय लगता है कि भाई उनके लिए दिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, वो सबको मानना पड़ेगा, और उसमें सभी बंधे हुए। इसके बाद भी एक गोंजाल्विस एडवोकेट साहब है, उन्होंने भी ये अपील की है कि जो 2010 के बाद भी 3-4 अतिक्रमण हुए हैं, उन्होंने ये अपील की है कि भी इसको, और जो लोगों को पुनर्वास के लिए 2015 तक का समय कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर देती है तो हरियाणा सरकार बेशक उस पर कोई ना कोई अपना जो है ना काम करेगी, और अपने गरीब लोगों को सभी को सुरक्षा देने का। अच्छा, एक जो अभी मलिक सर कह रहे हैं, जो अभी मलिक सर कह रहे हैं, हम नहीं मानने को तैयार हैं कि कांग्रेस की जो सरकारें पहले रही हैं, वो किसी भी प्रकार से जिम्मेदार रही हैं, उन्हें हर प्रकार से गरीब का यही तो बात है कि वही कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार है उनको पकड़िए ना, उनको पकड़िए, चिन्हित कीजिए, वो उनको कांग्रेस की नहीं, आप पकड़ लीजिए और किसी जो भी भी पार्टी कार्रवाई के अगर होती है हैं वो कर वो लोग। दीजिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। कांग्रेस के समय में जो भी थे, देखिए कांग्रेस के समय में जो भी थे, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, जो भी था, उनको उनके ऊपर पकड़िए, ऐसे आरोप लगा। टिप्पणी हुई है। हाँ, अब अच्छा, एक चीज और डॉक्टर राकेश, एक चीज और, अभी जो आर.एन. मलिक कह रहे थे, आपने कहा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट कर देता है तो हम तो कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार के लेवल पे खुद इनिशिएट लेकर के, केंद्र सरकार से बात करके, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के, क्या ऐसा कोई इनिशिएट नहीं सरकार लेगी क्या? जो आर.एन. मलिक कह रहे थे वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो आप पालन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे, दोनों। जो पहले से ही एप्लीकेशन मैंने आपको बताया एक लगी हुई है, और वो एप्लीकेशन पे कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट भी 27 जुलाई को करने वाली है, तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज तो हम सब मानते हैं, जो भी आर.एन. मलिक सर भी कह रहे थे, पांजन्य जी भी, सीमा जी भी, और सभी लोग कह रहे हैं, चंदेलिया जी ने भी कहा, आप भी मानते हैं इस बात को, जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 10,000 मकान हैं, और औसतन सरकार मानती है कि एक परिवार में 5 लोग हैं, एक घर में एक परिवार भी है, तो मोटे तौर पर 50,000 तो लोग यहाँ पर हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक एक घर में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। वो ठीक है, मोटे तौर पर 50 से 60,000 लोग भी मान करके चले, तो इतने ज्यादा लोग जब सड़कों पर आ जाएंगे, इतनी भयंकर गर्मी में, बारिश का मौसम होगा, कोरोना की महामारी फैली है, क्या ऐसे समय में
इन लोगों को एकदम से निकालना इतना बेहद जरूरी हो गया। सरकार क्या जाकर के नहीं कह सकती है कि जब ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे तब इन्हें कौन संभालेगा, हम कैसे संभालेंगे, कहाँ इनको शेल्टर देंगे और सड़कों पर आएंगे तो टेंटों में रखना ये और टेंटों में रखना भी कोई मानवीय नहीं। जिस घर में वो रह रहे हैं उनको अभी के मुझे लगता है कि सरकार चली जाए ना, खुद से सरकार खुद से जाकर के सुप्रीम कोर्ट से कह दे कि सर बात ऐसी है कि हम इनको बाद में कैसे संभालेंगे, अभी के लिए कुछ समय दे दीजिए। जो अभी मलिक सर कह रहे थे, कुछ समय दीजिए, उनके लिए जो व्यवस्था बने वो कर दीजिए। आज अरुण जी, आज की घटना से आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने वहां पे लोगों को प्रोवोक किया और पथराव करवाया, और उसके कारण आज ये चर्चा सब चली। आप ये देखेंगे कि जो लोग ये भड़काने का काम करते हैं, ये इस तरह की घटनाएं करवाने का काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस बात का अंकुश लगना चाहिए। सर लगना तो उससे लगना पहले चाहिए नहीं, मौका मत दीजिए ना आप राकेश जी, क्यों माहौल बना आप दे लोग रहे हैं? मौका मत दीजिए ना माहौल बनाने के लिए विपक्ष को। वो तो माहौल बनाएंगे, वो तो आप मौके अगर की पहले तलाश में चले है। जाते, आप उन लोगों के साथ में जाके खड़े होते, कोई स्टेटमेंट आप लोगों की तरफ से होता, वहाँ का लोकल लीडर आपके बीजेपी के वहाँ जाते, तो क्या लगता है कि उनको मौका मिलता? कोई भी नहीं बोल रहा मुझे। आप आपके लोकल लीडर कहाँ है? मूलचंद जी वहाँ पर चंदे खड़े। चलिए चंदेली कोर्ट में रहता है, हाँ चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उसके निर्णय का इंतजार सभी को करना चलिए पड़ता ठीक है, ये और बात हमने भी किया था। ये तकनीकी बात है। अभी जैसे ही चंदेलिया जी, बातें भी आपको जितेंद्र चंदेलिया बताई भी है, जो वो सब अरुण चीजें जी, देखने के बाद जी सर, 2016 में मुख्यमंत्री जी को इस बात का हाँ। आभास हुआ तो 14 अरुण जी, जी बोलिए, जितेंद्र जी बोलिए। अरुण जी चलिए। बात करेंगे आप थोड़ा। हाँ जितेंद्र जी की आवाज 2016 सुनिए, में जब डॉक्टर अरुण राकेश जी, जब जितेंद्र जी की। 2016 में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि लोगों को पूर्ण स्थापित करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए सरकार योजना बनाए, सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। हाँ आज हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं, जो पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता, आज उसी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं सिर्फ हरियाणा के लोगों को पुनर्वास के लिए हम योजना बनाएंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी कथनी करनी देश के सामने है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने है। मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं हो रही है। आज ये राजनीति कर रहे हैं, आज उन लोगों को बचाने का काम करें। इनके सांसद, इनके फरीदाबाद के सांसद माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का वहां पर बोर्ड लगा हुआ है। कैसे इन्होंने वहां पर सुविधा मोदी, इन्होंने कैसे वो टेंडर दिए, ठेकेदारों को टेंडर दिए, उन विभागों को टेंडर दिए। बारी-बारी जितेंद्र जी की आवाज लोगों को सुनिए, बेघर जितेंद्र जी किया की जा रहा है बात। भाजपा जसपा की सरकार के द्वारा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुनर्वास के लिए कोई योजना भाजपा जसपा की सरकार के लिए, लोगों के लिए नहीं है। इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था, लेकिन गरीबी तो हटा नहीं पाए, गरीबों को हटा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर गरीबों को हटा रहे हैं, डॉक्टर राकेश, वैक्सीन नहीं दे पाए ये लोग। डॉक्टर राकेश, आज जिन डॉक्टर लोगों के राकेश। पास, गरीब लोगों के पास छत नहीं होगी, सर पे उनके आशियाना नहीं होगा, भुखमरी के कगार पर वो लोग पहुंच चुके हैं, उल्टा बिजली पानी काट रहे हैं आप उन लोगों का। सर देखिए, वो तो खैर सुप्रीम, वो तो अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हो रही है ना। अरुण जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन पहले भी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सरकारें दोनों सदनों में, देखो केंद्र में और प्रदेश में, प्रदेश पर केंद्र। अच्छा नहीं, चलिए वो ठीक है, मुझे लगता है कि बातचीत थोड़ी सी, चलिए अब ठीक है, डिस्कशन पे, एक प्रस्ताव बनाकर एक ये जजमेंट ला सकते हैं और गरीब लोगों को बसा सकते हैं, उनके पुनर्वास की योजना बना सकते हैं। दोनों सदनों में भाजपा की सरकार प्रदेश पर केंद्र में है। अगर मोदी जी चाहे तो दोनों सदनों में चर्चा करके, राज्यसभा लोकसभा में चर्चा करके, चलिए ठीक है। डॉक्टर राकेश, नहीं डॉक्टर राकेश, गरीब लोगों की मदद, डॉक्टर राकेश आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई भी अगर समझाता है तो उसे समझाया जा रहा है या उसकी आलोचना ही हो रही है? सर होने, देखिए रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा, रास्ता तो हमेशा बातचीत से ही निकलेगा, इसके अलावा कोई हल है ही नहीं। ऐसा कोई भी नहीं इस दुनिया में कि वो कहे कि जो मैं कहता हूँ वही सही है और वैसा ही। तमाम कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता गरीब मजदूरों के साथ तब तक लड़ाई में चलिए, कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा पांच जब जन्य तक जी, उनको पुनर्वास की योजना सरकार नहीं बना देती। पांच जन्य जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ, बारी आप शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, सभी से आखिरी कमेंट के लिए आपसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ। आप हमें ये बता दीजिए कि अभी तकनीकी पहलू जो अभी 27 तारीख तक को भी एक सुनवाई होनी है, कुछ रिट्स जो है वो लगी भी हैं, पिटिशंस कुछ लगी हैं कि इस पर कुछ या तो सोचा जाए या कोई ना कोई और तरीका निकाला जाए ताकि लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो।
और कौन सा ऐसा रास्ता जो है वो और हो सकता है? केवल 20 से 25 सेकंड में अगर आप सम अप कर सके पूरी चर्चा को। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो फास्टेस्ट हो सकता है। इनके लिए किसी बिल्डिंग या किसी उसका इंतजाम किया जा सकता है जहाँ पे इमीडिएट इनको लॉन्च किया जा सकता है, पर्टिकुलरली जिनके घर डिमोलिश हो चुके हैं ऑलरेडी। 6 हफ्ते का टाइम है, वो करना तो पड़ेगा ही। पहले इनको सभी को शिफ्ट करने की व्यवस्था इमीडिएट करनी होगी। लीगल रेमेडीज में टाइम लगेगा। दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ही ऑर्डर्स होते हैं उसमें। ठीक है। इंटरिम मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद नहीं है कि ठीक है, इतनी केवल डिटेल 25 सुनवाई सेकंड के आर्यन बाद कोई मलिक, इतना जल्दी में कोर्ट इंटरिम ऑर्डर करे। केवल 25 सेकंड आर्यन मलिक सर। और अरुण जी सर मैं जितेंद्र आपके पास भी आ रहा हूं। जितेंद्र जी, आर्यन मलिक सर केवल 25 सेकंड है, समाप्त कर दीजिए। 25 सेकंड। हाँ। देखिए, जिस तरह टिकरी बॉर्डर पर उन लोगों ने अपने टेम्परेरी कैंप लगा दिए ना जी, प्री फैब्रिकेटेड चीजें लगा के, टेंट हाँ। लगा के। पहले तो सरकार जमीन दे, उनको कहाँ करना है? 50,000 आदमी है, कहना आसान है। 50,000 आदमी वो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके दूसरे यही तरीका भी, टेंट लग सकते हैं और तो कोई रास्ता है नहीं। प्री फैब्रिकेटेड कुछ बनाए, उसमें रहे वो। अब सीवरेज की सिस्टम भी चाहिएगा, कहाँ वो सही लेटरिन हो बात। जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी। मेरी समझ में आता नहीं क्या हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए इसमें टाइम लगेगा। जितेंद्र जी, आप 25 सेकंड केवल आखिरी समाप्त करिए। अरुण जी, पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कभी मानवीय मूल्यों की रक्षा सरकारें नहीं कर पाई हैं, कुछ ऐसे फैसले आए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए तो सदनों में दोनों सदन जो बड़े हैं, राज्यसभा लोकसभा, उसमें प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, एक कमिटमेंट ला सकते हैं मानवीय मूल्य की रक्षा के लिए। और पुनर्वास की कांग्रेस योजना साथ सरकार देगी? बना सकती है। कांग्रेस पुनर्वास की, कांग्रेस साथ देखिए, देगी? भाजपा की सरकार पुनर्वास की योजना बना सकती है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ना देंगे तो प्रधानमंत्री साहब दोनों सदनों में, जितेंद्र जी, सदनों में अमिटमेंट लाके कांग्रेस साथ रहेगी ना? ऐसा होता तो कांग्रेस साथ रहेगी। देखिए, कांग्रेस मानवीय मूल्य की रक्षा के लिए साथ है। चलिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के साथ है। अगर important। मानवीय मूल्य की रक्षा के लिए दोनों सदनों में अगर लोगों को स्थापित करने के लिए कानून बनाया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। चलिए, डॉक्टर राकेश, केवल 25 सेकंड। सांसद और मंत्रियों के वोट लगे हुए हैं। इन्होंने गरीबों को चलिए, मारने ठीक का है काम सर। किया, गरीबों को न्याय नहीं दिया। डॉक्टर राकेश, 25 सेकंड कांग्रेस के अलावा अपनी सरकार के स्तर पर बताएं सर, समाप्त करें चर्चा को। अरुण जी, जैसी ये चर्चा अपनी हुई है, और हमारे 3 विद्वान हमारे साथ और बैठे हैं, 5 जनरल जी हैं, मलिक जी हैं, सीमा जी हैं, जो बात निकल के आई है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा की सरकार अपने नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ उपाय, इसमें जो समाधान, जिस तरह के सुझाव अभी आए इन पर चर्चा करके ये अच्छी बात और होना भी चाहिए। चर्चा का समाधान जब तक नहीं निकले और उसके ऊपर विचार न किया जाए, उससे कुछ उसका फायदा भी नहीं है। सीमा जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से समाप्त कीजिए, केवल 20 से 25 सेकंड। अरुण, मैं ऐसा व्यक्तिगत मानती हूँ कि कहीं कुछ भी परमानेंट जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये जो टेंट की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब आपके पास कुछ नहीं बचता। आप उनसे घर छीन रहे हैं तो उनके बदले में कम से कम, भले ही छोटा सा ही, लेकिन एक मकान होना चाहिए उनके पास परमानेंटली, ताकि वो अपने बच्चों के साथ आगे की जिंदगी गुजर बसर कर सके। तो उसके लिए सरकारें कुछ कर सकती हैं, तो मिलकर, मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तो हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सीमा जी, जितेंद्र जी, डॉक्टर राकेश पांजन्य जी और आर्यन मलिक सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अपने सुझाव, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो आज के लिए बड़ा मुद्दा में इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसी के सिर से कोई छत हट रही है तो उसको दूसरी जगह छत मिले, सड़कों पर यूं ही लोग ना आ जाएं। महामारी का समय है, गर्मी, बारिश और तमाम दूसरी चीज़ों से जूझते हुए लोग किस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उसको समझना होगा और मानवीय मूल्यों को समझते हुए किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालना होगा जिससे इन लोगों को यहाँ नहीं तो कहीं और रहने के लिए कम से कम एक जगह जरूर मिले। दीजिए इजाजत, नमस्कार।